Hello student, welcome back. Alright, I hope you all have enjoyed the first part of our bridge course wherein we discussed about few concepts of current electricity, series and parallel combinations of resistors, and then ammeter and voltmeter. As I promised you last time that in the next class we'll be discussing about reflection of light, and in reflection of light I am going to discuss about plane mirror, and this plane mirror have got really interesting examples in our day-to-day life. Okay, now before we start with plane mirror, there are few key points related to reflection that we will discuss first. Okay, now suppose that this is a reflecting surface, मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है. दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, ये सिल्वर्ड साइड है और उस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा. ओके, if this is an incident ray, so this point will be known as point of incidence. What is it? Point of incidence. Remember student, we always draw a line which is making 90 degree with the mirror, and that line is normal, and this normal will always be drawn at the point of incidence. याद क्या रखना है, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर. ओके, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है. इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सिंस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट मिरर से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाएगी. ये रिफ्लेक्शन है ना, बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मिरर से टकराने के बाद लाइट का उसी मीडियम में वापस चला जाना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये जो, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यस आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आपने ऑलरेडी रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है, फिर भी मेरे साथ एक बार देख लीजिए. पहला पॉइंट क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड. एक अगर राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, या अगर एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में. सो दे आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. बहुत सिंपल बात, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Okay, so incident ray and reflected ray are on opposite side of normal drawn at point of incidence. देखो, नॉर्मल आप बहुत सारे बना सकते हो, पर इतने सारे नॉर्मल्स में से हमारे काम का नॉर्मल कौन सा है? द वन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, सेकेंड जो पॉइंट है रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. ये दो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज lie in same plane. Incident ray, reflected ray, normal always lies in the same plane. यानी तीनों एक ही प्लेन में आपको हमेशा मिलने वाले हैं. प्लेन मतलब एक सरफेस मान सकते हो या एक वॉल मान सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों इसको ध्यान से अगर समझना चाहते हो,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर है ऐसे, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है, कंसिडर दिस टू बी इंसिडेंट रे। ये मिरर, जस्ट अज्यूम कि मेरे सामने एक टेबल टॉप है जो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। सो अब नॉर्मल कहाँ होगा, हाँ आपने बोला इन दोनों के बीच में, पर वो ऐसे कभी नहीं आएगा, नॉर्मल हमेशा ऐसे ही आने वाला है, समझा। सो अगर ये ऐसा है, मतलब दे ऑल आर इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही दीवार पर है, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, शायद आप साइड से देखो, समझा। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन, तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, ये नहीं होने वाले, ये नॉर्मल नहीं चलेगा, हमको ये वाला ही नॉर्मल चाहिए। इज दैट क्लियर? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. Incident ray and reflected ray are on the opposite side of the normal drawn at the point of incidence, and the incident ray, reflected ray, normal lies in the same plane. आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको प्लीज नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब ये पॉइंट्स के बेसिस पर कुछ और डिस्कशन हम करते हैं। फाइन, जैसे अगर हम प्लेन मिरर से ही स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करते हैं हम? प्लेन मिरर से। सो काफी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना, जिसको मैंने इसे वर्टिकली रखा है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल जैसे देखिए कि अगर आप अपने घर पर प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं, या ड्रेसिंग टेबल पर जो मिरर उसके सामने खड़े हो जाएंगे आप, तो आप अपने रिफ्लेक्शन को मिरर के अंदर देखते हो, करेक्ट। अगर आप मिरर से 5 मीटर सामने हो, 5 मीटर अगर ज़्यादा है तो 2 मीटर्स अगर आप सामने हो, या 1 मीटर सामने हो, तो आपका जो रिफ्लेक्शन है मिरर में, आपकी जो मिरर के अंदर इमेज बनती है वो एग्जैक्टली 1 मीटर ही पीछे होती है। सो इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ मिरर बाय 1 मीटर, योर इमेज विल ऑल्सो बी 1 मीटर बिहाइंड द मिरर। यस और नो? ऐसा क्यों होता है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। जितना हम मिरर के सामने होंगे उतनी हमारी इमेज मिरर में पीछे बनती है। ये मैं प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अच्छा, और एक बात बच्चों जो इंटरेस्टिंग और हमको पता होनी चाहिए वो ये कि प्लेन मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे राइट नाउ अगर आपको ये पूरा बोर्ड वगैरह दिख रहा है, और अगर इसका रिफ्लेक्शन मिरर में देखोगे तो आपको पीछे एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा। ये सर मिरर में भी दिखेंगे, बोर्ड भी दिखेगा, ये वॉल भी दिखेगा। पर एक्चुअली स्पीकिंग वहाँ ऐसा कुछ है क्या? नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई सच थिंग्स आर कॉल्ड एज वर्चुअल। तो मिरर के पीछे का जो स्पेस होगा बच्चों, ये इसको बोलेंगे वर्चुअल स्पेस, क्योंकि सच में वहां कुछ है नहीं। क्या बोलेंगे उसको? वर्चुअल स्पेस। और मिरर के सामने जहां सच में है दैट इज नोन एज रियल स्पेस। सो मिरर के पीछे वाली जगह को हम बोलेंगे वर्चुअल स्पेस, मिरर के सामने वाली जगह जो सच में दैट इज रियल स्पेस। अब अगर इमेज वर्चुअल स्पेस में बनेगी तो उसको बुलाएंगे वर्चुअल इमेज। याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इमेज वर्चुअल स्पेस में है तो उसको बोलोगे वर्चुअल इमेज। अगर इमेज, आई होप आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पता है, श्योर ना? सो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो कैसा ऑब्जेक्ट है? हाँ, रियल ऑब्जेक्ट। अगर इमेज यहां पर है तो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। सोचो अगर इमेज यहां बनी तो रियल इमेज, ऑब्जेक्ट यहां हुआ तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? तो सोचो कोई आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आपका मिरर में रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो आपका जो मिरर में रिफ्लेक्शन बना वो सच में बना है, वर्चुअल है, मतलब वो स्पेस रियल या वर्चुअल है? वर्चुअल है। अब अगर कोई आपका फोटोग्राफ खींच रहा है, आपका नहीं, आपके इमेज का फोटोग्राफ खींच रहा है, कैन यू कनेक्ट इट? तो उसके लिए वहां पर जो जिसका वो फोटो खींच रहा है वो सच में या वर्चुअल है? वर्चुअल है। सो दैट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए ऐसे, ये मैं हूं और ये वो फोटोग्राफर है, मेरा रिफ्लेक्शन मेरे लिए वर्चुअल इमेज हुई, पर मेरे रिफ्लेक्शन को ये अगर उसका फोटो खींच रहा है तो इस कैमरा के लिए वो क्या बना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नहीं समझा? मैं खड़ा हूं मिरर के सामने, मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन मेरे लिए क्या बना? मेरी इमेज मेरे लिए मिरर में क्या है? मेरी इमेज, तो इट इज वर्चुअल इमेज। अगर ये फोटोग्राफर उस इमेज का फोटो खींच रहा है
तो इस फोटोग्राफर के लिए वो क्या बना, ऑब्जेक्ट ना, तभी तो फोटोग्राफ में उसकी इमेज आएगी. सो दैट इमेज विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस फोटोग्राफर. या अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर के फोन से अपनी फोटो खींचते हो रिफ्लेक्शन की, तो आप बेसिकली किसकी फोटो खींच रहे हो, आपके इमेज की. तो उस वक्त आपका इमेज आपके लिए क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. समझ में आया. सो मिरर के सामने वी हैव रियल स्पेस, मिरर के पीछे वी विल हैव वर्चुअल स्पेस. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहां पर हम कैसे यूज करते हैं, देखो बच्चों. सो ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट. अब हम बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसकी इमेज हमको मिरर में बनानी है. सो अब इमेज बनने के लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट से आई विल कंसिडर एक रे ऑफ लाइट जो इस मिरर पर ऐसे इंसिडेंट हुई, एक और रे ऑफ लाइट जो ऐसे इंसिडेंट हुई, एक और रे ऑफ लाइट जो ऐसे इंसिडेंट हुई. सो मैंने कितनी रेज ऑफ लाइट कंसिडर करी बच्चों, तीन क्यों सर, बहुत हो सकती है, बट इजी के लिए हमने 3 कंसिडर करी. अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो रे पॉइंट बना, ये क्या बना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, बराबर. सो ये जो रे है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो डिग्री नॉर्मल ऐसे बनेगा. चलो मैं यहाँ अलग साइड में बनाते हैं, हमको बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों. ये मिरर है आपका, और मैंने कहा रे ऑफ लाइट ऐसे आई. अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सो नॉर्मल इसी लाइन पर आएगा. चलो घर बैठे बैठे सोचो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना. सो दोनों एक ही साथ है, तो एंगल कितना, कुछ एंगल नहीं ना, दोनों एक ही साथ है. अच्छा पापा, अगर इंसिडेंट रे ऐसी होती तो कुछ तो एंगल होता. अब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ चली गई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. सो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हुआ, 0. तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, सोचो जरा बच्चों, प्लीज विजुअलाइज करो. अगर इंसिडेंट रे ऐसे होता तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होता. अब सोचो अगर ये इंसिडेंट रे इस तरफ आ गया ऐसे और एंगल 0 हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो ऐसे आ जाएगी. इसका मतलब व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. समझा अच्छे से. एंड वी कॉल इट एज नॉर्मल इंसिडेंस. बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो पता रखनी चाहिए आपको, कि अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस हुई तो प्लेन मिरर पर, तो वो रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल, मतलब जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. इज दैट क्लियर. सो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, नॉर्मली वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाएगी. क्लियर. ओके. चलिए आप मुझे बताइए, ये रे ऑफ लाइट मिरर पर कैसे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल, तो उसका रिफ्लेक्टेड राइट ऐसे आना चाहिए, बराबर. अच्छा, अब ये क्या बना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैंने क्या ड्रॉ करा, नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल. अच्छा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर भी मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल. क्या बच्चों ये दोनों जो रेज है, ये वाली रे और ये वाली रे, क्या ये नॉर्मल इंसिडेंट है, नो सर. तो ये तो इसी रास्ते वापस नहीं जाएगी. तो अगर ये एंगल है ऑफ इंसिडेंस सपोज थीटा, तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल थीटा होना चाहिए. ठीक है ना. सो ये रिफ्लेक्टेड रे है. इज दैट ओके. अच्छा, ये इंसिडेंट रे है, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. ये जो रेड वाली डॉटेड लाइन वो नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड पर है ना. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड पर होनी चाहिए. अच्छा, अब मान लीजिए अगर ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सो इधर थीटा उधर आई, दोनों एंगल अलग हो सकते हैं ना. सो ये भी एंगल कितना होगा, आई, बट ये दोनों अलग नहीं होंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इमेज कैसे बनेगी, कैसे बनेगी मतलब देखो, ये कौन सी भी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. क्या ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ मिलने वाली है, क्या नहीं मिलेगी. तो जब इमेजेस नहीं मिलती है, माफ कीजिए, जब रेज नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो, उनको कुछ याद आ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम. सो अब ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे. अच्छा, जस्ट इन केस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं आपको.
मिरर के केस में आप ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हो, किसको आप ऑब्जेक्ट बुलाओगे? तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बुलाएंगे, बराबर है। बट जब आप रे डायग्राम बनाते हो तो कैसे पता चलेगा कौन ऑब्जेक्ट है? सो जहां पर इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इज ऑब्जेक्ट। भाई ये अगर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आपको समझा है तो प्लीज ये ट्राई करो। चलो, ये एक मिरर है, ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि वो मिरर की तरफ जा रही है। अच्छा, ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। व्हाई? बिकॉज इवन दैट इज गोइंग टुवर्ड्स योर मिरर। बताओ ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि वो भी मिरर की तरफ जा रही है। क्या ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कभी इस तरफ इंटरसेक्ट करने वाली है? मतलब लेफ्ट साइड में ये कहीं दूर से आ रही है, ये कहीं दूर से आ रही है, ये कहीं दूर से आ रही है, सो इस तरफ तो उनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर इंटरसेक्शन होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? इस रे को आगे एक्सटेंड करोगे, इसको भी आगे एक्सटेंड करोगे और इसको भी आगे एक्सटेंड करोगे, तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपको थोड़ी देर पहले की भी बातें याद है तो मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने या मिरर के पीछे है? पीछे। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना बच्चों, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? ऑब्जेक्ट। वैसे ही इमेज क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी एन इमेज? व्हाट विल बी एन इमेज? इमेजेस, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट विल बी इमेज? इमेज क्या होगा? इट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ reflected or refracted rays. What is image? It is point of intersection of reflected or refracted rays. अब हम फिलहाल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम इस पर ही फोकस करेंगे। जैसे सुनो बच्चों, इधर ये मिरर है, ओके? चलो बताओ ये कौन सी रे है? इंसिडेंट नहीं, ये तो रिफ्लेक्टेड है। क्यों? मिरर से दूर जा रही है। ये कौन सी रे है? आप नहीं बता सकते, मैंने एरो नहीं बनाया ना अब तक। सोचो अगर एरो ऐसा बना, हाँ अब रिफ्लेक्टेड है। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ कभी मिलने वाली है? नो सर। सो नहीं मिलेंगी तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड, एक्सटेंडेड बैकवर्ड। सो ये कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना। वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? रिफ्लेक्टेड रेस का। इसलिए क्या बनेगी? इमेज। ये इमेज रियल स्पेस में या वर्चुअल स्पेस में है? वर्चुअल स्पेस में है। सो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। समझा? अच्छा, इफ यू वांट यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी दिस। चले आगे? ओके। अब सोचो अगर ऐसा है, ये मिरर है, जस्ट इन केस, और मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई, पता नहीं कैसे, बट मान लीजिए ऐसे आ गई हो। सो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। सो रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये इमेज है, और ये इमेज कहाँ बन रही है? रियल स्पेस में। सो ऐसी इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखना है? जहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगी वो ऑब्जेक्ट होगा, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा? इमेज। अब ये सब हमको क्यों बता रहे सर? इधर आ जाओ बच्चों। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। फाइन, आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना। ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ मिलने वाले हैं?
नहीं ना, ये तो दूर जा रहे हैं, तो आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे. व्हेन यू एक्सटेंड इट बैकवर्ड, जब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसे कुछ होता है. देखो वहां पर तीनों इंटरसेक्ट करेगी, तो यहां क्या बनने वाला है? करेक्ट, इमेज. सो हियर आई एम गोइंग टू गेट इमेज. अब बच्चों बताओ ये इमेज कौन से स्पेस में है? रियल स्पेस में या वर्चुअल स्पेस में? मिरर के पीछे है, सो इट इज वर्चुअल इमेज. मैंने आपने क्या सीखा बच्चों? जो थोड़ी देर पहले बोला तो प्रूफ भी हो गया. अगर ये आप है तो ये आपकी इमेज है. आपकी इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो कौन से स्पेस में बन रही है? वर्चुअल स्पेस में बन रही है. तो सर ने अब तक क्या बताया कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है, रियल क्यों? सामने है, तो इमेज किसकी बन रही है? वर्चुअल. कौन किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में. चले आगे. अच्छा, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने, हाँ, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होगा एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होता है. कैसे? तो देखिए यहां पर सब साथ में रहना बच्चों. चलो बताओ, ये लाइन, ये भी नॉर्मल था बिकॉज दिस रे ऑफ लाइट वाज इंसिडेंट नॉर्मली, और ये भी नॉर्मल है. इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इस लाइन को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रखा है. तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी एंगल आई होगा. नहीं समझा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, और अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा. ऐसे ही हुआ ना कुछ. ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसी रे को आपने पीछे एक्सटेंड करा, सो ये आई तो ये भी कितना हुआ? आई. अब सोचो अगर ये आई है, ये एंगल, तो क्या ये भी एंगल आई होगा? ये ऑल्टरनेट एंगल है, जेड बन रहा है जेड. ये आई, ये 90 डिग्री है, नॉर्मल है. यहाँ पर भी 90 डिग्री नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई. सो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस आई. ये तीनों एंगल कैसे है समझा? चलो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आई आई, ये आई तो ये आई ऑल्टरनेट एंगल, ये 90 था तो 90 आई, तो रिमेनिंग 90 माइनस आई. आई 90 तो ये भी कितना हुआ? 90 माइनस आई. अब ओ पी क्यू आई, ट्राइंगल ओ पी क्यू को देखो और आई पी क्यू को देखो, क्या उनमें तीनों एंगल्स इक्वल है? बराबर. सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, यानी कि इनके तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे. तो जितना पीओ का डिस्टेंस होगा पी से ओ का, क्या उतना ही पी से आई का डिस्टेंस होगा? अगर ये वाला ओ पी क्यू एंड आई पी क्यू दोनों कॉन्करेंट है, सो तीनों साइड्स उनके इक्वल होंगे. सो जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस. सो ट्राइंगल, जस्ट अ मोमेंट, आई होप आपको समझा बच्चों क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है? समझा? सो ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी, माफ कीजिए, आई पी क्यू आर कॉन्करेंट. Therefore, side PO should be equal to side PI. यानी जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे क्या बनेगी? इमेज. Therefore, I would say that object distance is equal to image distance. जितना सामने ऑब्जेक्ट उतनी पीछे इमेज फॉर प्लेन मिरर. Object distance is equal to image distance for plane mirror. Are we clear? पक्का? देखो इसी को जब आप आगे एक्चुअली जब आप साइंस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसमें साइन कन्वेंशंस भी आते हैं. हम फिलहाल वो डिस्कस नहीं कर रहे. मुझे आपको सिर्फ ये बताना बच्चों बेसिक्स में कि जितना सामने ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज फॉर प्लेन मिरर. बस ये याद रखना. प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट मिरर के जितना सामने होगा एग्जैक्टली उतने ही पीछे उसकी क्या बनेगी? इमेज. अभी क्लियर? पक्का समझ में आई? श्योर एकदम? ओके. स्क्रीन को पॉज करके आप ये डायग्राम के साथ नोट कर सकते हैं. चलो अब we shall discuss image of extended object in plane mirror.
अभी हमने थोड़ी देर पहले इमेज बनाई, पर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज थी। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब लेंथ है उसके पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है बच्चों, और इस पर कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के सामने सपोज करें कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने एरो के फॉर्म में ड्रॉ करा है, तो उसकी इमेज मिरर में कैसे बनेगी? ओके, क्या मुझे ये पता है जितना सामने ऑब्जेक्ट उतनी पीछे इमेज? पर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, तो हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसको हम 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। मतलब बड़े वाले ऑब्जेक्ट पर, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर मैंने 3 छोटे छोटे डॉट्स बना लिए, पर ये पक्का ना तीनों डॉट्स एक ही लाइन पर आएंगे। अब सोचो अगर ये 5 सेंटीमीटर सामने है तो इसकी इमेज क्या बनेगी? 5 सेंटीमीटर पीछे। इसकी भी ऐसी होगी कुछ, और इसकी भी कुछ ऐसी ही होगी, और ये तीनों एक ही लाइन पर आने वाले हैं, इसलिए आप इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करोगे, ये बन गई उसकी इमेज। आई नो इट्स वेरी सिंपल, पर हमको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अभी गेस करो अगर ऐसा होता तो, ये प्लेन मिरर है और सोचो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? हाँ, वापस से 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, 1, 2 एंड 3, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आने वाले, ये जितना सामने उतनी पीछे उसकी इमेज। फॉलोड एवरीवन? सो ऐसे कुछ उसकी इमेज प्लेन मिरर में बनेगी। इसका रियल एप्लीकेशन क्या है? इसका रियल एप्लीकेशन ये है बच्चों, जैसे अगर मैं आपकी इंग्लिश के अल्फाबेट्स की बात करूं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक मिरर है और उसके सामने मान लीजिए अल्फाबेट पी है, तो ये पी का मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? बहुत सारे बच्चों ने तो विजुअलाइज भी कर लिया, पर हम देखते कैसे बनेगा। वापस क्या करोगे आप? यू विल कंसिडर 3 डॉट्स ऑन इट, 1, 2, 3, एक लाइन में, और इसके लिए भी एक डॉट बना लेते हैं। सो ये तीनों डॉट स्ट्रेट लाइन में है, और फिर एक सर्कल या सेमी सर्कल जैसा पार्ट बनेगा। शुरू है आप? चलो, सो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये वाला डॉट थोड़ा नजदीक है, देखा आपने मिरर के, और ये वाला थोड़ा वापस से पीछे है। इन तीनों को आप ज्वाइन करोगे और सेमी सर्कल बनाओगे। सो जो अल्फाबेट पी है उसका मिरर में रिफ्लेक्शन ऐसे आता है। इजी, इंटरेस्टिंग, आई नो। चलो थोड़ा और इजी कर दे, अब आप ट्राई करना। हाँ आई नो, छोटे बच्चे से आप ट्राई करो। सो इसका राइट आंसर देंगे तो फिर आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सपोज ये आर है, आर का रिफ्लेक्शन मिरर में कैसे बनेगा? आप ट्राई करो घर पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप, 1, 2, 3 स्ट्रेट लाइन, फिर 1 and 2। चलो, सो मेरा इसका आंसर ऐसे आ रहा है बच्चों। हाँ, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैंने बिना लाइंस के ऐसे ही ड्रॉ करके बता दी। आप में से कई सारे बच्चों को भी आ गया होगा। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? सही सोचा। कुछ बच्चों को ये स्ट्राइक होगा कि जब एम्बुलेंस, कभी आपने अगर देखी होगी एम्बुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसका जो आगे वाला पार्ट होगा, जैसे मान लीजिए ये एम्बुलेंस है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, बट ये मान लीजिए ऐसे एम्बुलेंस है, तो इसके ये आगे वाले साइड पर उन्होंने एम्बुलेंस लिखा होता है, पर वो नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं होगा, ये नहीं लिखा होगा। उनका एम्बुलेंस लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब ई इस तरफ होगा, ए उस तरफ होगा, और अल्फाबेट्स भी ऐसे होंगे, सो दैट अगर कोई कार ऐसे चला रहा है तो कार के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, व्यू मतलब देखना, रियर मतलब पीछे, सो अगर मैं मेरे रियर व्यू मिरर में देखूं तो मुझे इस एम्बुलेंस का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। एक्चुअली ऐसा दिखाई देना चाहिए। सोचो अगर एम्बुलेंस पे ऐसा लिखा होगा तो आपको उसका इन्वर्टेड ऐसा कुछ दिखाई देगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मिरर उस पर क्या लिखा हुआ है। समझ में ना? सोचो अगर उल्टा लिखा होगा, रिफ्लेक्टेड वाला अगर लिखा है, तो मिरर में वो रिफ्लेक्ट होकर के आपको एक्चुअल एम्बुलेंस दिखाई देगा। क्या जो बोला वो समझा? हाँ या ना? सो कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो अल्फाबेट्स को ऐसे लैटरली इन्वर्ट कर देते हैं,
वो हम वहां पर यूज करते हैं। अच्छा, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में तक बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, जरूरी सारे अल्फाबेट्स का इन्वर्जन हो नहीं होता, बराबर सोचा आपने। सोचो अगर HOX तो उसका इन्वर्जन क्या आएगा बताओ। HOX का इन्वर्जन क्या आएगा? कुछ बच्चों का आंसर XOX सर सेम ही आएगा, नहीं आएगा बच्चों, वो आएगा XOH। हाँ सर अभी स्ट्राइक हुआ। X अगर नजदीक है मिरर के तो X की इमेज पहले बनेगी, O बाद में और H बाद में, समझा? सो अल्फाबेट्स वैसे ही रहे, वो उल्टे नहीं हुए, मतलब आर ऐसा नहीं हुआ, पर जो ऑर्डर है वो भी तो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे HOX है ना, X नजदीक है तो इमेज में भी नजदीक कौन आएगा? X। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? सो इफ यू वांट, ये एक दो एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। इसका एक और एप्लीकेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, रियली इंटरेस्टिंग, और उसमें क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, दिस विल बी ओके, जैसे रिफ्लेक्टेड टाइम इन अ क्लॉक, रिफ्लेक्टेड टाइम इन क्लॉक मतलब मान लीजिए मिरर के सामने, या आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हो बच्चों, ये प्लेन मिरर, इसके सामने एक क्लॉक है, और इस क्लॉक में, चलो नहीं दिखाई दे रहा, मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, ये क्लॉक है, सपोज इसमें राइट नाउ टाइम हो रहा है 3 o'clock, सो मिनट हैंड इज एट 12 एंड द आवर एंड इज एट 3। हाँ, इसमें यहाँ पे नंबर मार्क नहीं है। इसका रिफ्लेक्टेड टाइम कैसे होगा? सो रिफ्लेक्टेड टाइम कैसे होगा? दिस, ये इधर आएगा ऐसे, और ये तो भाई फिर वैसे ही आने वाला है। अब बताओ, अगर ये क्लॉक नहीं, इसको अगर क्लॉक मान लो तो टाइम क्या दिख रहा है? 9 ना। सो दिस इज 3 और रिफ्लेक्शन में क्या दिखता है आपको? 9। टफ लग रहा है? इजी एकदम, 3 का रिफ्लेक्शन बना। अच्छा, एक और दूं, नो प्रॉब्लम। ऐसे प्लेन मिरर है, और मान लीजिए ये क्लॉक है। अब मान लीजिए इस क्लॉक में अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock, तो उसका रिफ्लेक्टेड टाइम कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। हाउ मच इज दिस? 8 o'clock, सो 4 o'clock का रिफ्लेक्शन इज 8 o'clock। इजी तो छोटे बच्चे सर, चलो ले लियो, ड्रॉ भी नहीं करते। 6 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 1 o'clock, 1 o'clock, नहीं जम रहा है? 1 o'clock, जिसने 11 सोचा वो चेक कर लो। दिस इज हाउ इट विल बी 1 o'clock। मिनट हैंड बड़ा होता है, आर एंड छोटा होता है, सो उसका इन्वर्जन अगर आप देखेंगे, ये नजदीक है तो ये ऐसे आ जाएगा, एंड दिस इज 11 o'clock। इज दैट क्लियर? सो 1 o'clock, 11 o'clock। ना इफ यू ऑब्जर्व बच्चों, अगर आप एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो तो एक पैटर्न है जो फिक्स बन रहा है। देख, 3 का 9 दोनों का एडिशन 12, 4 का 8 दोनों का एडिशन 12, 1 का 11 दोनों का एडिशन 12, यानी कि एक्चुअल टाइम और रिफ्लेक्टेड टाइम का एडिशन हमेशा 12 ही आएगा। अच्छा लगा ना? वापस से, हाँ ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अब इसमें कितना भी डिफिकल्ट टाइम देने दो उनको, आप एक्चुअल टाइम और रिफ्लेक्टेड टाइम का एडिशन आपको 12 आना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे बोलता 2 o'clock and 20 minutes, सो कई बच्चे ड्रॉ करने जाएंगे 2:20 को और थोड़ा टाइम उसमें ही चला जाएगा। सो इससे बेहतर क्या होगा कि एक्चुअल टाइम और रिफ्लेक्टेड टाइम का एडिशन 12 आना चाहिए। सो मैं ऐसे एक फॉर्मूला बनाऊं क्या? एक्चुअल टाइम प्लस रिफ्लेक्टेड टाइम इज इक्वल टू 12 o'clock। यानी कैसे लिख सकते हैं? रिफ्लेक्टेड टाइम
विल बी इक्वल टू 12 माइनस एक्चुअल टाइम. बस अब मुझे ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्टेड टाइम इज 12 माइनस एक्चुअल टाइम. सो अगर एक्चुअल टाइम 1 o'clock तो रिफ्लेक्टेड टाइम 12 माइनस 1. हाँ, जो भी दिया होगा. इनको अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके आप ड्रॉ कर लेना. अब कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करना चाहूँगा. जैसे बच्चों एक्चुअल टाइम सपोज 3 o'clock एंड 30 minutes. तो उसका रिफ्लेक्टेड टाइम क्या आएगा? तो बोलोगे 12 में से सब्ट्रैक्ट करो. ओके, किसको सब्ट्रैक्ट करें? एक्चुअल टाइम. एक्चुअल टाइम क्या है? 3 o'clock एंड 30 minutes. तो जो 12 o'clock है उसको आप लिख सकते हो 12 o'clock एंड 00 minutes. पर डू यू एग्री 00 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना चैलेंजिंग होगा. तो क्या हम 12 o'clock को ऐसा बोल सकते हैं 11 o'clock एंड 60 minutes? 11 o'clock और 60 minutes इज ऑल्सो 12 o'clock. अरे 11:60 हो गए, मतलब 12 बज गए. अब सब्ट्रैक्शन ईजी हो गया. तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 30 एंड दिस गिव यू 8. यानी 3:30 का रिफ्लेक्शन क्या दिखाई देगा आपको? 8:30. इज दैट क्लियर? सो ऐसे कुछ भी टाइम देंगे तो आप ट्राई. अच्छा, अब अगर आप अपने लिए ट्राई करना चाहते हो तो मान लीजिए इट इज 4 o'clock एंड 38 minutes. तो सब्ट्रैक्ट किसमें से करोगे? अच्छा, आप ट्राई करोगे. ठीक है, आप ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो. चलो 4:38, 5:45 और थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ. 2 o'clock 15 minutes एंड 12 seconds. सो अभी 2:15 12 seconds होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट किसमें से करोगे? 11:60 में से नहीं. 11:59 एंड 60. 11 o'clock 59 minutes एंड 60 seconds. जिस फॉर्मेट में ये होगा बच्चों, आपको 12 o'clock भी वैसे लिखना पड़ेगा. आप 12 o'clock को कैसे कैसे लिख सकते हो? देखो, आप 12 o'clock को कैसे कैसे लिख सकते हो. आप 12 o'clock को 12 o'clock लिख सकते हो. आप इसको 11:60 लिख सकते हो, या 11 o'clock 59 minutes and 60 seconds ऐसे लिख सकते हो. सो वॉट एवर इज फॉर्मेट ऑफ द एक्चुअल टाइम. जैसे अगर सिंगल डिजिट में 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock या मतलब मिनट्स वाला पार्ट ही नहीं उसमें, तो 12 में से सब्ट्रैक्ट करो. मिनट्स वाला पार्ट है तो 11:60 में से सब्ट्रैक्ट करो. सेकेंड वाला पार्ट है तो 11:59 60 में से सब्ट्रैक्ट करो. आर वी क्लियर? सो इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि प्लेन मिरर के केस में सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. 3 लॉ थे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. फिर मैंने प्लेन मिरर को स्टार्ट किया. उसमें मैंने आपको बताया कि रियल इमेज और मतलब रियल स्पेस वर्चुअल स्पेस क्या होता है. जो मिरर के सामने वो रियल, जो मिरर के पीछे वो वर्चुअल. अगर इमेज यहाँ बनी तो वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट. यहाँ वाला ऑब्जेक्ट इज रियल ऑब्जेक्ट, वहाँ वाला ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वहाँ वाली इमेज इज वर्चुअल इमेज, यहाँ वाली इमेज इज रियल इमेज. अब प्लेन मिरर के केस में अभी हमने देखा था कि जितना सामने ऑब्जेक्ट उतनी पीछे इमेज. आप मिरर के जितना सामने खड़े हो उतनी पीछे इमेज बनेगी. आप रियल ऑब्जेक्ट हो तो प्लेन मिरर क्या बनाता है? उसकी वर्चुअल इमेज. सो प्लेन मिरर विल फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट. ओके, जितना सामने ऑब्जेक्ट उतनी पीछे इमेज. फिर आप पीछे जाके रिवाइज कर लेना बच्चों अच्छे से कि अगर प्लेन मिरर पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो उसी रास्ते से वापस जाती है. I0 R0 जिस डायरेक्शन में लाइट आई थी उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी. नॉर्मल इंसिडेंस का केस. फिर ऑब्जेक्ट क्या था? तो मैंने कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज. इमेज क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. हम कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है? तो जो रेज मिरर की तरफ जाएंगी वो इंसिडेंट रेज, जो मिरर से दूर जाएंगी वो रिफ्लेक्टेड रेज. फिर हमने देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हमने पढ़ा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज हमने पढ़ा, याद आ रहा है. फिर अल्फाबेट्स का इन्वर्जन हमने पढ़ा, सारे अल्फाबेट्स का इन्वर्जन नहीं होता है वो पढ़ा. एम्बुलेंस वाला एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया. एंड नाउ वी वर डिस्कसिंग कि जो क्लॉक होगा उसका रिफ्लेक्टेड टाइम कैसे निकाल सकते हैं आप. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करने वाले प्लेन मिरर के.